Okay, beta. So we'll discuss the mock exam P1 today. Okay, so starting with question number one, which estimate is reasonable? So अब पहला आपके पास है 1 into 10 to the power of -3 kg for the mass of a grain of sand. ठीक है. So अगर मैं इसको ग्राम्स में भी देखूं ना, तो ऑलमोस्ट ये 1 into 10 raised to power -3 kg का मतलब है कि 1 ग्राम. सो आपके पास जो एक सैंड होता है, उसका एक सिंगल ग्रेन जो है वो 1 ग्राम से फार लेसर है उसका मास. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट. फिर 1 into 10 to the power of -2 मीटर क्यूब फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ टेनिस बॉल. ठीक है. अच्छा, अब हाउ कैन यू मतलब डिटरमिन के वॉल्यूम ऑफ अ टेनिस बॉल हमारे पास क्या हो सकता है. हम बाकी ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, अगर हमें कोई सूटेबल लगेगी तो फिर मैं इसकी कैलकुलेशन वाली भी बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता. 1 into 10 to the power of 0 joule for the work done lifting an apple from waist height to head height. ठीक है. अब आपने बेसिकली यू हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब आपके पास जो एक एप्पल है, एप्पल का मास मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका एस्टिमेटेड मास कितना होता है 200 grams. So the mass of an apple is 200 grams. अब हमारे पास जो g की वैल्यू है दैट इज 9.81. क्योंकि हम एस्टिमेटेड क्वांटिटीज ले रहे होते हैं तो मैं g की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेता हूं. तो यहां से मेरे पास इसका वेट निकल आएगा W इज इक्वल टू mg 200 into 10, so we get 2000 न्यूटन. सो आपके पास जो फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल होगी 2000 न्यूटन. अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस हमारे पास कितना हम कंसिडर. यस, वी आल्सो हैड टू कन्वर्ट द ग्राम्स इनटू केजीज. तो इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, सो वी गेट 2. ये हमारे पास 2 Newton है force. Okay. So we converted the mass from grams to kilogram as well. अब force हमारे पास इसका मतलब है उसके weight के equal है. और अब आपकी waist height से head तक की जो height है वो almost कितना distance बनता है, almost ½ मीटर के equal है. ठीक है. सो ये 0.5 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 1 joule. तो ये 10 की पावर 0 मीन्स एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 गिव्स 1. तो आपके पास 1 joule फॉर द वर्क डन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है. सो ऑप्शन है कि वर्क डन लिफ्टिंग एन एप्पल फ्रॉम वेस्ट हाइट टू हेड हाइट. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे. फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द एप्पल. एप्पल का मास होता है 200 ग्राम्स. तो ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 1000. जी की वैल्यू 10 अस्यूम कर ली. एस्टिमेटेड वैल्यू हम ले रहे हैं, तो आपके पास वेट आ गया 2. और आपके पास वेस्ट हाइट से हेड हाइट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 मीटर. सो दिस इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी. ना अगर वैसे मैं नॉर्मली ऑप्शन डी देखता हूं तो 10 to the power of 4 watt. That means 1 2 3 4 10,000 watt for the power of a light bulb. तो एक नॉर्मल जो आपका बल्ब होता है बेटा, वो मैक्सिमम भी हमारे पास 60 वॉट का होता था जो पहले. अब जो रिसेंट वाले हैं वो आपके पास 10 to 15 वॉट तक में जो है ना इजिली ऑपरेट करते हैं. बाकी अगर वॉल्यूम ऑफ अ टेनिस बॉल कैलकुलेट करना है तो बॉल जो होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, राइट. तो आपको बॉल का जो एक रेडियस होता है, ठीक है, दैट इज हार्डली 3 सेंटीमीटर्स कह लो. ठीक है, या 4 सेंटीमीटर. तो 0.03 मीटर इसका रेडियस है. वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब. तो पाई और रेडियस की जगह 0.03 का क्यूब. यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर
एंड चेक कि अगर आपकी ये जो वैल्यू आ रही है इफ इट इज क्लोजर टू दिस और नॉट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिटरमिन। सबसे पहले यू सिलेक्ट या चूज दैट ऑप्शन जिसका आपको लग रहा हो कि दिस माइट बी द आंसर। So 1.1 into 10 raised to the power of minus 4, so which is not near to this। ठीक है, ये 10 की पावर -2 है और ये 10 की पावर -4 है। Question number 2, what is the symbol for the SI base unit of temperature? Temperature का SI base unit होता है Kelvin, so this capital K stands for the Kelvin। SI base unit Kelvin or base unit Celsius? SI base unit of temperature is Kelvin, वो एक normal unit है, ठीक है, that can also be used for the temperature, जो Celsius है, ठीक है। Which statement about systematic errors is not correct? A systematic error can be caused, अच्छा उसने ये बोल्ड भी किया हुआ है कि which statement is not correct about the systematic error, ठीक है। अच्छा systematic error क्यों प्रोड्यूस होता है? यस, रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। सो इसकी एग्जांपल में व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस? जीरो एरर जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में आ जाता है। एंड हाउ कैन वी एलिमिनेट द ये सिस्टमैटिक एरर या जीरो एरर? आपकी जो रीडिंग्स होंगी आप उनमें से जीरो एरर की रीडिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट। ठीक है, so a systematic error can be caused by using an incorrectly calibrated instrument, so this statement is correct। One particular type of systematic error can affect all the measurements by the same amount। ये भी ठीक है कि हर दफा जीरो एरर की रीडिंग सेम रहती है। The effect of a systematic error can be reduced by repeating and averaging the measurements। तो ये जो रिपीटिंग या एवरेजिंग है ये रैंडम एरर रिड्यूस करने के लिए होता है, ना कि सिस्टमैटिक एरर। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जीरो एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सो लास्ट वाली भी ठीक थी। An object is moving with an initial velocity of 4 to the right. The velocity of the object changes so that its final velocity is 3 meter per second। उसने आपको बता दी है ये फाइनल है, मीनिंग ये रिजल्टेंट दी हुई है। अब आपसे कहते हैं कि which arrow represents the change in velocity of the object। तो देखो मैंने आप लोगों को एक चीज जो वेक्टर डायग्राम है दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, हेड टू टेल रूल में क्या होता था? हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड बी जॉइंट with the tail of the second vector। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ किया इधर, अब मैं बारी बारी ऑप्शन ए वाला जो ये वेक्टर है इसकी टेल ये है, सो आई हैव टू जॉइन इट्स टेल विद द हेड ऑफ दिस। सो अगर मैं इसकी टेल इसके साथ ज्वाइन करता हूं तो दिस इज हाउ द सेकेंड वेक्टर इज। और रिजल्टेंट क्या होता है कि head of the first should be joined with the tail of the second। तो अगर तो ऑप्शन ए होती तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर तो ये बनता है। ओके, सो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। अब आपने ये बारी बारी सबके लिए ड्रॉ करना है। अब हम देखो ये वाला जो वेक्टर है और मे बी जो ऑप्शंस आपको दी हुई है ना मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता हूं। इसके इसका जो ये क्या कहते हैं टेल है, लेट्स जॉइन इट्स टेल विद द ये। तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये रिजल्टेंट मतलब ये फाइनल ये बनता है। तो इसका मतलब है द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, इसी तरह अगर आप मतलब बाकी ऑप्शंस में देखते हैं तो इसी वेक्टर को अगर मैं इधर ड्रॉ करता तो ये बनता, तो इसका जो रिजल्टेंट था वो ये बन जाना था। तो हमारे पास ये तो रिजल्टेंट ऑप्शन में
नहीं है। इसी तरह you could have checked it for the last one as well. A car travels anti-clockwise along a horizontal circular road of radius 12 meter as shown. The car takes a time of 4 seconds to move from position P to position Q. तो ये P से Q पे जा रही है. What is Okay, so question number 5 is a car travels anti-clockwise along a horizontal circular road of radius 12 meter as shown. The car takes a time of 4 seconds to move from position P to position Q. What is the magnitude of the average velocity of the car for the journey from P to Q? सबसे पहले, what is the formula to calculate the average velocity? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हाँ जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. और डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी? एग्जैक्टली. सो आप मुझे ये बताओ कि P से Q का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होगा, ठीक है. और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से. ये कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि इसका क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट P से Q तक का. ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो 12 मीटर. ये निकालो. So if we use Pythagoras theorem, so shortest displacement will be 12 square plus 12 square whole under root 12 under root 2. So ये हमारे पास shortest displacement आ गया. उसने आपको बताया है ना कि the car takes a time of 4 seconds to move from P to Q. तो total displacement है 12 under root 2 और total time कितना लगा है P से Q travel करने के लिए 4. So 12 under root 2 over 4. तो अब आप इसको कैलकुलेटर में कर लो. So we get 4.2 meter per second. So the correct answer is A. Okay? Sorry. ये आज खत्म हो जाएगा, कल इंशाल्लाह we'll revise waves. Which graph shows the variation with time t of the velocity v of an object falling vertically downwards in a vacuum? ठीक है. So एक बॉल है, अब आपको कह रहा है कि बॉल जो है it's falling vertically downwards in a vacuum. जब ये मैक्सिमम हाइट पे है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड तो विच एनर्जी इज मैक्सिमम? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. ठीक है. अब क्योंकि वैक्यूम है, इट मीन्स कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जो भी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर. ठीक है. अब दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि जब ये ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी. एंड द एक्सेलरेशन विल बी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो थ्रू आउट उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि जो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली. अगर तो एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर तो ये वाला होता सी. अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो अब हमने ऐसा ग्राफ देखना है जिसपे ग्रेडियंट कांस्टेंट हो. क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है दैट गिव्स अस द एक्सेलरेशन. तो इसका आंसर होगा डी. तो अगर आप गौर करो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. एंड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है
कि इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है एंड द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ना तो ए हो सकता है ना बी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। ओके, अच्छा। सो अगली, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। ठीक है, ओके लेट मी चेक। हाँ जी, सो अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, एक मिनट, try again. So a projectile is fired from point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point Q. A horizontal distance r from P, air resistance is negligible. The acceleration of free fall is g. Which equation for r is correct? अब देखो, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल के लिए बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को सेपरेटली डील करोगे। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। और वर्टिकल में क्या होता है? स्वैप, ठीक है। सो वर्टिकल में SUVAT। अच्छा, अब हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं। अब ये फुल प्रोजेक्टाइल है, तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। जो थीटा के सामने वाला होता है वो v साइन थीटा, जो थीटा के एडजेसेंट है वो v कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? v कॉस थीटा। और इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है? v साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल की है? r। हमें टाइम नहीं पता। दूसरी चीज, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो ये। अब मैं यहां से ना मैक्सिमम हाइट तक का मोशन इसका सेपरेटली कंसिडर करता हूं। मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वर्टिकल स्पीड क्या होती है? वर्टिकल स्पीड जो है जीरो। ओवरऑल स्पीड नहीं जीरो होती क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, बट जो एट मैक्सिमम हाइट जो फाइनल वर्टिकल स्पीड है वो जीरो है। और नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन आपके पास -g। और वैसे भी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है ना, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल जीरो है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -9.81 या -g। अब t हम निकाल लेते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन ही यूज हो सकती, रीजन s हमें नहीं बताना। सो अल्लाह का शुक्र, आ जाओ, ठीक है। किस चीज की? नहीं, कुछ भी नहीं। थर्सडे वाले दिन जो अरेंजमेंट होगी ना वो उस हिसाब से होती है। हाँ, वो ये है कि उसके अकॉर्डिंगली होगी, तो लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो थर्सडे वाला, सेट पूरा बिल्कुल फॉलो होगा इंशाल्लाह। ओके, अब v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v जीरो है, u की जगह v साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज -g t। अब यहां से t को सब्जेक्ट बनाना है तो -gt इधर ले आया तो +gt v साइन थीटा। और ये आपके पास t किसके इक्वल है? v साइन थीटा ओवर g। अब एक चीज मुझे ये बताओ, नीचे से ऊपर जाने के लिए ये टाइम लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी सेम टाइम लगेगा। तो अगर मुझे P से Q तक का टोटल टाइम मैं अगर आपसे पूछूं, तो इस टाइम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2v साइन थीटा ओवर g, so I will get the time taken for the ball to travel from P to Q। समझ आ गई? अब मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए आपको कहा था you have to use the formula speed is equal to distance over time। Now since we want the distance, the distance is equal to speed into time। तो अब आप इसको स्पीड की जगह v cos थीटा इंटू
2v sin theta over g. अब आप 2v स्क्वायर sin theta cos theta over g. ठीक है, सो आपके पास द करेक्ट आंसर इज बी. सो मैं आप लोगों को बार बार इसलिए भी मैं किसका यस क्या चीज देखो, अगर तो इतने सारे फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो तो देन इट्स फाइन. ठीक है, अदरवाइज बेहतर है कि आप थोड़ी सी अगर कर लो, या अगर अब जैसे आज आपने किए हैं तो अब ये आगे के लिए आपको मतलब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. दूसरी बात ये है कि द वेरिएबल्स माइट बी डिफरेंट. ठीक है, चीजें थोड़ी सी वो चेंज करके खुद से देते, तो फिर आपको कहाँ पे क्या लगना है वो चीज को थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. वैसे दिस इज हाउ वी हैव एक्चुअली derived the formula to calculate the range. Okay, now for question number 8, a book of weight W is at rest on a table. A student attempts to state Newton's third law of motion by saying that action equals reaction. If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? अच्छा, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, every action has equal and opposite reaction. So the forces should be equal and they should be acting in the opposite direction and the forces must be of same type. ठीक है, सो दोनों की सेम टाइप हो और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही हो. अब आपसे ऑप्शन में है इसका आंसर है सी, द फोर्स W acting upwards on the earth from the book. देखो, जब आप बुक और टेबल इकट्ठे मतलब प्लेस कर देते हो, the force W acting upwards on the earth from the book. ठीक है, सो अब आपसे वो ये कह रहा है कि ये जो अर्थ है इस पे ये फोर्स W इज बेसिकली एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द बुक. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो अर्थ है, अर्थ pulls the book vertically downwards due to the force of gravity, right? So earth book को नीचे की तरफ खींच रहा है because of the gravitational force. अब as a resultant क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ पे a force W will be acting vertically upwards. ये पता है क्या एग्जाम्पल है? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपीडल फोर्स की हम बात कर रहे होते हैं. हमने जब एक अर्थ के बारे में हमने कहा था कि अर्थ की जो ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को टुवर्ड्स द सेंटर पुल करता है. तो एज अ रिजल्टेंट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है अर्थ पे which is acting vertically upwards, and this is an example of Newton's third law के action will be equal to the reaction force. ठीक है, so the correct answer for question 8 is C. अच्छा, हाँ जी, the force W acting upwards on the book from the table. देखो, जो फोर्स W है वो अर्थ की वजह से है, वो टेबल की वजह से नहीं है. तो जो टेबल पे एक्ट करेगी ना अपवर्ड्स, वो रिएक्शन फोर्स है. इट इज नॉट द फोर्स W. दिस इज व्हाई द आंसर इज नॉट बी. ठीक है, सो ये वजह है. द फोर्स W एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन द टेबल फ्रॉम द फ्लोर. नहीं, अब यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक बुक है और जो दूसरा है वो आपके पास अर्थ है. ठीक है, सो फोर्स W एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन द टेबल फ्रॉम द फ्लोर.
तो फ्लोर टेबल पे तो नहीं फोर्स डब्ल्यू एक्सर्ट कर रहा, वो उस पर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं ना, कांटेक्ट फोर्स होती है वो। ठीक है। अच्छा, 4 balls are dropped at the same time from the top of a very tall tower. There is no wind blowing. Which ball hits the ground first? So that particular ball with the greatest mass. पहली बात तो ये। ठीक है। सो जिसका सबसे ज्यादा मास होगा, सो इसका आंसर बी है। ठीक है। सो सबसे ज्यादा मास 4 है, और डायमीटर जितना छोटा होगा तो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उतनी ही कम होगी, तो उतना जल्दी वो और आसानी से वो पहुंच जाएगा। ठीक है। क्या उसे कहा है देयर इज नो विंड मतलब ब्लोइंग, बट जैसे जब वो मतलब नीचे की तरफ फॉल कर रहा होगा तो कोई ना कोई फोर्स है जो उसको रेजिस्ट तो कर रही है ना, या थ्रस्ट है या कोई भी है, तो वो उसकी वजह से जो है हाँ, upthrust force is due to that। ठीक है। सो रो जी वी upthrust force, तो डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है। उसने देयर इज नो विंड ब्लोइंग इन अ सेंस कि इट माइट बी कि हॉरिजॉन्टली या वो उस तरह विंड नहीं चल रही, बट उसने ये नहीं कहा कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट ही नहीं कर रही ना। ठीक है। उसने कहा है कि देयर इज नो विंड ब्लोइंग, which means कि it will continue to fall vertically, सीधा नीचे आएगा, ना कि प्रोजेक्टाइल में या कोई और तरह से नहीं होगा। ठीक है। सो अगर वो ये कह देता ना कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो फिर उसका मतलब है कि वैक्यूम है। फिर तो जो मर्जी हो सकती है, क्या ये जो मर्जी मैच डाल उसने ये कहा ही नहीं ना। उसने कहा देयर इज नो विंड ब्लोइंग, दैट मीन्स कि व्हेन द बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो कोई इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में विंड एक्ट नहीं कर रही इस पर। ठीक है। तो जब वो नीचे आ रहा है तो वैसे एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो एयर रेजिस्टेंस और द अपथ्रस्ट फोर्स जो है इज इक्वल टू रो जी वी। तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होता है, अपथ्रस्ट फोर्स उतनी ज्यादा इस पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है। और जो इसकी सर रिजल्टेंट फोर्स होती है वो वेट माइनस अपथ्रस्ट के इक्वल है। जी बेटा। सर अगर ये मतलब कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती तो सारी बॉल्स इकट्ठे गिरते हैं ग्राउंड पर एट अ टाइम। एयर रेजिस्टेंस उसने नहीं कहा हुआ ना क्वेश्चन में कि एयर सर रेजिस्टेंस इज वैसे नेग्लिजिबल। ठीक है। उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई नो इस सर, वजह फॉर से। एग्जांपल मैं बात कर रहा था। हाँ। और देखो जैसे वॉल्यूम है ना ऑब्जेक्ट का, अगर जितना ज्यादा डायमीटर होगा तो उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है कि उस पर अपथ्रस्ट फोर्स उतनी ही ज्यादा एक्ट करेगी, और जब अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसने जो विंड, देयर इज नो विंड ब्लोइंग का मतलब है कि कोई हॉरिजॉन्टली विंड नहीं चल रही है। ठीक है। but the air resistance is still present। okay। अच्छा हाँ, अगर तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर तो हम मैसेज को देखेंगे, मगर उसमें ये होगा कि बी और डी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक है। या फिर दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन। ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है, सो दे विल हैव सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जब वो ग्राउंड को रीच करेंगे सो दे विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी। यस। तो उसमें वैक्यूम भी नहीं हो, वो उसमें वैक्यूम होता था। ठीक है। तो उसमें वो यही कहता था कि दे विल बोथ रीच विद द सेम।
इसमें भी अगर तेज ना हो हाँ, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, MgH और MM वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है इसी वजह से। फिर अगर तो हैमर या बॉल का वेट से ज्यादा तो फिर वो जल्दी नहीं गिरना चाहिए उस हिसाब से। क्या चीज? फॉर एग्जांपल एक फेदर और एक बॉल है, बॉल हाँ। का वेट ज्यादा है, मैच भी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, तो वो जल्दी नहीं वो गिरना। जो नीचे आ रहा होता है तो एनर्जी कन्वर्जन्स लग रही होती है ना, तो जब आपकी जीपी इज इक्वल टू MgH, वो जीपी इज, हाँ, तो MgH इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर लगाओ तो M और M कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी कन्वर्जन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी masses एनीमोर, इसी वजह से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में a nitrogen molecule P traveling at a speed of 320 meter per second in a vacuum collides with a stationary nitrogen molecule Q. After the collision, P travels at a velocity of 180 at an angle of 55 to the original path. Q travels in a direction at an angle of 34 degrees to the initial path of P. Assume that there are no external forces. What is the magnitude V of the velocity Q, velocity of Q after the collision? तो सबसे पहले तो आप इसकी कंपोनेंट्स बना लोगे, ठीक है, दोनों के। ये कंपोनेंट होगा V sin 34 और ये कंपोनेंट क्या होगा, V cos 34। इसी तरह ऊपर वाले के दो कंपोनेंट्स बना लोगे, ये आ जाएगा 180 sin 55 और ये वाला आ जाएगा 180 cos 55, ठीक है, तो ये आपके पास आ गए। अब हमारे पास, मैंने आप लोगों को अगली चीज ये मोमेंटम वाले सवालों में क्या बताई थी, उसने कहा हुआ है कि Q travels in a direction, उसने इसके masses के बारे में बताया। A nitrogen molecule P traveling at a speed in a vacuum collides with a stationary Q. After collision, P travels at a velocity of this. Q travels in a direction at an angle of 34. To the assume that there are no external forces acting. What is the magnitude V of the velocity of Q after the collision? अच्छा, दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब दोनों का मास सेम है, ठीक है। सो क्यू शुरू में स्टेशनरी था, अब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल के लिए मोमेंटम का कहा था अलहदा सॉल्व करोगे और वर्टिकल के लिए अलहदा सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल वर्टिकल मोमेंटम। अच्छा, अब जो भी इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो, आप लोग प्लीज उनको लिख के सॉल्व कर लो, ताकि आप लोगों को दैट वे यू विल रिमेंबर एवरीथिंग कि हमने क्या करना है और कैसे। जी 180 या 55 कर सकते हैं, 55 cos 50 क्या चीज? एंगल तो सर डी आंसर है। ये देखो, उसकी रिजल्टेंट स्पीड 180 है और इस रिजल्टेंट 180 वाली स्पीड के दो कंपोनेंट्स में ये वाला 180 sin 55 और ये वाला 180 cos 55, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के लिए अगर करना चाह रहे हो तो इसका मास m, इसका भी मास m। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 320 m, इसका मोमेंटम क्योंकि ये रेस्ट पे है तो बिफोर 0 होगा, और आफ्टर के लिए क्या होगा, इसका मास m है तो 180 cos 55 इंटू m, 180 cos 55 इंटू m प्लस ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल ये वाला v cos 34 इंटू m, v cos 34 इंटू m। m वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर से मैं m कॉमन लेता हूं और उधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर रह गया 320। इसकी वैल्यू मुझे बताते हो क्या आती है कैलकुलेटर पे? तो मैं m कैंसिल आउट कर रहा हूं 0.2, और cos 34 किसके इक्वल है? 0.8296
वी वालेकुम अस्सलाम। ये इधर ले जाके माइनस कर दो 103.2 इज इक्वल्स टू 0.829 वी और फिर ये जो भी आंसर है ये पूरा मुझे इससे डिवाइड भी कर दो 0.829। तो अब आप इसको सॉल्व करके सो यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है। और दूसरी चीज और अगर मैं इसको वर्टिकल के थ्रू सॉल्व करना चाहता तो वर्टिकल में बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम 0 है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना कि वर्टिकली। तो बिफोर 0 है। बाद में मैंने एक चीज कही भी है मोमेंटम के सवाल में, ऊपर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाली नेगेटिव लोगे। तो इसको पॉजिटिव, इसी तरह राइट वाली पॉजिटिव लोगे तो लेफ्ट वाली नेगेटिव में आएगी। तो 180 साइन 55 इंटू एम प्लस माइनस वी साइन 34 इंटू एम, और ये जो माइनस प्लस माइनस इस तरफ ले आता हूं तो v साइन 34m इज इक्वल्स टू 180 साइन 55 इंटू एम। अब ये उधर जाके डिवाइड कर दूं, एम वैसे ही कट गया तो 180 साइन 55 ओवर साइन 34। दोनों मेथड से निकाल के देखो कि v की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास। तो 261 दोनों तरह से सेम आ रहा है। सो राउंडेड ऑफ टू 2 तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है। तो जब भी ये, अब आपको एक चीज मैं बार बार इसीलिए भी मैं पहले आप लोगों को कहता हूं ना कि P2 स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये 2-2 3-3 मार्क की वर्किंग आपसे P2 में वो करवाता है। तो अगर आपने P2 सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने MCQ में इसको कैसे सॉल्व करना है, मुझे क्या वर्किंग करनी है। ठीक है। और जब भी ये मोमेंटम का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आपने सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है। ये 180 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट में कॉस आ जाता है, एंगल के सामने वाले कंपोनेंट में साइन आता है। इसी तरह ये वाला जो v है इसका ये v cos 34 v sin 34। या तो हॉरिजॉन्टली मोमेंटम को सॉल्व कर लो या वर्टिकली सॉल्व कर। तो बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 320 मास है m, 320 इंटू m प्लस ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम 0 इज इक्वल टू इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 180 cos 55 इंटू m प्लस, अब कोई भी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट नहीं है इसलिए सब पॉजिटिव भी है। v cos 34 इंटू m, इसको m यहां से कॉमन लेता इधर आके डिवाइड होता m कट जाना था। सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, ये आ गया। और अगर वर्टिकली बिफोर कोलिजन वर्टिकल मोमेंटम इसका 0 है और आफ्टर ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव। 180 sin 55 into m प्लस माइनस v sin 34 m। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस। ओके, एनी क्वेश्चंस? ये कर लिए? प्लीज लिख के करो ताकि आप लोगों को याद रहे कि what we are supposed to do। ठीक है। if you have any questions तो please you can ask me right now। okay, question number 11। so question number 11 में some solid ice cubes each have a mass of 1 kg and size of length 5 centimeter। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। मीटर में क्या होगा 5/100 0.05 मीटर। कह रहे these small cubes are stacked together to form a large solid cube with sides of length 2 मीटर। तो कहते हैं इन छोटे छोटे क्यूब्स को ना आपस में ज्वाइन की है
मिला के एक बड़ा सारा क्यूब बन गया। अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ द लार्ज क्यूब। पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने छोटे वाले यूज हुए हैं टू मेक द बिगर वन। तो अब ये जो छोटे छोटे वाले इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, ये देखो, दिस इज हाउ दे हैव बीन स्टैक्ड टुगेदर। ऐसे ये मिलके ज्वाइन होके सो दे हैव ऑक्यूपाइड द होल स्पेस। तो मैं बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में से छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स पता लग जाएंगे जो इस्तेमाल हुए टू मेक द बिगर वन। सो नंबर ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बड़े वाले क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? एल क्यूब, राइट? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो 2 क्यूब ओवर 0.05 क्यूब, ये क्या आता है आंसर? $64,000। सो 64,000 आ गए। तो ये इतने क्यूब्स लगे हैं छोटे वाले टू मेक द बिगर वन। एक क्यूब का मास कितना था छोटे वाले का? तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा? 64,000 kg। So total mass will be 64,000 kg. 64,000 into 1. रेशो मतलब किस चीज के लिए रेशो? नंबर ऑफ आइस क्यूब्स, रेशो नहीं लग सकता। तो वो तो मतलब एक चीज पता लग रही है ना कि अगर एक छोटे क्यूब का मास 1 kg है तो 64,000 का 64,000 kg हो जाएगा। ठीक है, और इसका वेट W इज इक्वल टू mg। तो 64,000 को मल्टीप्लाइड विद 9.81, तो ये क्या आती है वैल्यू? 627,840 ये आ रहा है। ठीक है, इसको पहले तो मैं राउंड ऑफ करता हूं टू सिग्निफिकेंट में। तो कैन आई राइट इट एज 63, 1 2 3 4 4। कौन सा आंसर है इनमें? अब देखो, क्या सी? क्यों? क्योंकि 0.63 ये मेगा है। मेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁶। तो ये जो 0.63 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आती है वैल्यू। सेम आता है आंसर कि नहीं? तो 0.63 इंटू 10⁻⁶ करूं तो ये 63, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर सी है। जी का मतलब होता है गीगा, और गीगा का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁹। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? ओके। A borehole of depth 2000 meter contains both oil and the water. As shown, the pressure due to the liquids at the bottom of the boreholes is 17.5 megapascal. Pressure due to liquids at the bottom, मतलब ये दोनों लिक्विड्स की वजह से यहाँ पे बॉटम पे जो टोटल प्रेशर है ना वो है 17.5 मेगापास्कल। तो ये जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द वाटर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द ऑयल। ठीक है, अच्छा, अब लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000। जी की वैल्यू 9.81। अच्छा, वाटर की डेप्थ कितनी है? 2000 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस अब ऑयल का प्रेशर, टोटल प्रेशर ये मेगा में दिया हुआ है, तो 17.5 इंटू 10⁻⁶। ऑयल का प्रेशर, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी दी हुई है? 830।
इंटू 9.81 इंटू x, ठीक है। सर इसमें एटमॉस्फेरिक नहीं होगा? सॉरी, सर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट नहीं होगा? a borehole of depth 2000 meter contains both oil and water as shown. The pressure due to the liquids at the bottom of the borehole is this, ठीक है। उसने ये नहीं कहा हुआ कि ये ऊपर से ओपन है, ठीक है। तो अगर तो वो कह देता कि मतलब ये बोर होल ऊपर से ओपन है या कुछ है, तो फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करते हैं। ओके, ओके सर। अच्छा। सो अब 1000 इंटू 9.81 करूं तो 1239810 आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। 9810 इंटू 2000 माइनस एक्स प्लस 830 को 9.81 से मल्टीप्लाई करो, क्या आती है वैल्यू? अब आप देख रहे हो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर दीज एमसीक्यूज। 8042 एक्स और 9810 को 2000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? हाँ जी, 1962 1.962 और 7 जीरोस कर दिए मैंने, ठीक है। -9810x प्लस 8142x। अब आप इन दोनों को प्लस माइनस करो, क्या आता है? 8142 माइनस 9810 क्या आता है? इन दोनों को प्लस माइनस करके -1668x, ये माइनस इस तरफ ले आता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आके 1668x विल बी इक्वल टू 1.962 टाइम्स 10 की पावर 7, ये इस तरफ लाके इससे माइनस कर देता हूं, इंटू 10 की पावर 6। तो और बाकी फिर जो आंसर आएगा उसको 1668 से डिवाइड करके, तो मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। समझ आइए, ठीक है। So total pressure will be equal to pressure due to the water plus oil, और प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, ठीक है जी। 1271, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1271, सो द फाइनल आंसर इज डी। ओके, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, so you have to be very quick with all these calculations and everything. आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए that you should be able to just solve all of this. So 40 marks for the MCQ, ठीक है, and what is the 1 hour 15 minutes, same duration as for the P2, ठीक है। अच्छा, अब अप्रोक्सीमेट जो मतलब आप एक एमसीक्यू पे टाइम लगा सकते हो ना, वो 1.5 मिनट है। अब जरूरी नहीं है हर एमसीक्यू पे 1.5 लगेगा, कोई इंस्टेंट भी हो जाता है। तो जो लेट्स से अगर हाफ मिनट में हो जाता है, तो उसका 1 मिनट आप किसी और में यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 1.5 मिनट देते हो एक एमसीक्यू पे, तो आपका 60 मिनट्स के अंदर पेपर होगा। 15 minutes will still be left जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो अपना पेपर, ठीक है। अपने टारगेट जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो ना, अगर आपके जहन में होगा ना कि दिस इज आई हैव टू फॉलो दिस, कि आपको पता ओ मेरा टाइम इतना हो गया है बट आई स्टिल हैवंट डन इट, तो यू विल ऑटोमेटिकली स्पीड अप फॉर दैट। ओके, तो वो लास्ट 15 मिनट्स इसीलिए मैंने कहा है ना कि वो बबल शीट को फिल करने के लिए, ठीक है। और लास्ट 15 मिनट्स में वो एमसीक्यूज भी आप मतलब छोड़ सकते हो, 3-4 जो आपको लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है, इनको मैं एंड पे करूंगा, ठीक है। इस पे
देखो टारगेट हमेशा मैक्सिमम रखो, फुल का रखो ताकि अल्लाह खैर रखे, जितने मैक्सिमम पे आ जाए तो उतना अच्छा ना। 13, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, कैन somebody just read the question for me please? Rafi? What is pivoted at one end, initially the angle theta of the rod to the horizontal is 0 degrees. The weight of the rod causes the movement and forward pivot. The rod is then rotated in the vertical plane so that the angle theta of the rod increases from 0 degree to 180 degrees, which graph shows variation of m with theta. Okay, so वो कह रहे हैं ये रॉड है, और ये जो रॉड है ना, द रॉड हैज बीन पिवटेड एट वन एंड। द वेट ऑफ द रॉड, वेट जो होता है हमेशा सेंटर पे एक्ट कर रहा होता है, ये वेट है। तो अब उसने कहा है कि रॉड इनिशियली एंगल थीटा ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल इज 0। तो मतलब शुरू में रॉड हॉरिजॉन्टल है ना, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल होगी इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यस, मोमेंट क्या होता था? मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हॉरिजॉन्टल है या जब थीटा 0 है तो मोमेंट मैक्सिमम है। अब वो कहते हैं कि द रॉड इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन so that the angle theta of the rod increases from 0 to 180. 0 से 90 पे जब जाएगा, इधर आ गया, तो इसका वेट ये, अब वेट इज डायरेक्टली बिलो द पिवट पॉइंट, तो वेट का इससे जो डिस्टेंस है वो पैरेलल हो गया। तो जब ये 90 पे होगा तब मोमेंट इसका 0 है, ठीक है। और फिर जब ये 180 रोटेट करके लेफ्ट पे चला जाता है इधर, तो एक चीज मुझे बताओ कि पहले ये पिवट के अलोंग अगर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और वालेकुम अस्सलाम, और अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है। तो इसका ये मतलब है कि क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए अगर आप पॉजिटिव लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए नेगेटिव लोगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, और 90 पे 0 होगा। तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज डी। देखो 0 से 90, 0 पे उसके पास क्लॉकवाइज मोमेंट है और 180 पे एंटी क्लॉकवाइज। 90 का मतलब है वो इस पोजीशन में है। 0 इसलिए होगा क्योंकि वेट और जो डिस्टेंस है वो पैरेलल हो गया ना, तो मोमेंट तो प्रोड्यूस ही सिर्फ तब होता है अगर फोर्स और डिस्टेंस जो है इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, सर इसका क्वेश्चन सी क्यों नहीं है? जी जी बेटा, सर इसका सी क्यों नहीं है? इसका सी क्यों नहीं है? सी अच्छा, अब जब आपके पास ये मोमेंट जो है ना, लेट्स से इधर आ जाता है, ठीक है, ये इसका वेट होगा, और विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल उसका जो एंगल है वो ये थीटा है। तो अब आपके पास बेटा इसका वेट के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे आपको, या फिर डिस्टेंस के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो लेट्स से अगर ये डिस्टेंस डी है तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा। तो अब मोमेंट किसके इक्वल है? मोमेंट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये कॉस का ग्राफ आ गया, इसीलिए कोसाइन बिहेवियर शो कर रहा है ना, ठीक है। ओके सर। इस वजह से कॉस वाला ग्राफ लिया, ये ग्राफ नहीं लिया हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में a hinged trapdoor is held closed in the horizontal position by a cable. Three forces act on the trapdoor.
the weight W of the door, the tension T in the cable, and the force H at the hinge. Which list gives the three forces in increasing order of magnitude? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स इन तीनों में कौन सी होनी चाहिए? टेंशन। क्योंकि टेंशन अगर सबसे ग्रेटेस्ट होगी तभी वो इसको होल्ड करके रख सकते हैं इक्विलिब्रियम में। तो इसका आंसर ही सी है। फिर एच है और फिर डब्ल्यू, तो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यू फोर्स है, फिर एच है और फिर टी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? Rate of change of momentum. A system with an efficiency of 74% waste, 230 product of mass and acceleration. देखो, जो फोर्स की अब हमारे पास डेफिनेशन है, ये मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया था डायनामिक्स में, कि आपने वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन वाली यूज नहीं करनी है। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में वो उसकी डायरेक्शन और वो सब चीजें इंक्लूड करता है, इसी वजह से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली डेफिनेशन यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, हाँ वो उस तरह है, बट वो मतलब दोनों क्वांटिटीज तो उस तरह सेपरेट हो जाती है ना। चेंज इन मोमेंटम में तो एम बी माइनस एम यू ओवर टी आ जाता है, मतलब उसकी इनिशियल एक बॉल पे कितनी वेलोसिटी थी और उसका कितना मोमेंटम था माइनस बाद में उसकी कितनी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, a system with an efficiency of 74% waste, 230 watt of power, what is the useful output power? ठीक है, रेशियो नहीं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट इनटू 100। वो कह रहे हैं एफिशिएंसी है 74। अच्छा, हमें नहीं पता पावर आउटपुट कितनी है, मैं एक्स ले लेता हूं। इनपुट पावर कितनी होगी? आउटपुट पावर प्लस जो वेस्टेड पावर है, तो एक्स प्लस 230 इंटू 100, ये उधर जाके 74 से मल्टीप्लाई, 100 इंटू एक्स इज 100x, ये आ जाएगा 74x प्लस 74 को 230 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? सॉरी, 1702 1020। ठीक है, और ये 100x, इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100x माइनस 74x। अब आप वर्किंग देख रहे हो मेरी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। मैंने अगर बाद में कुछ देखना है, रिकॉल करना है, तो मुझे पता भी तो हो कि मैंने किया क्या। सो 100 माइनस 74 आता है, 70 is 30 माइनस 4 is, ये 26 इधर ला के डिवाइड कर दो, सॉरी 654.6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। समझ आ गई? हाँ जी, राउंड ऑफ करना है ना टू सिग्निफिकेंट में, तो पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, दूसरा ये है, तो 5 से अगला वाला 4 है, 5 से छोटा है क्या? नहीं, तो हम तभी तो ज्यादा सिग्निफिकेंट देखते हैं ताकि हम एग्जैक्ट राउंड ऑफ कर सकें उसे। ठीक है, तो ये 650 आ गया। ओके, क्लियर हो गया? समझ आ गई है? ये कर लो, सॉल्व कर लो, एक दफा लिख लो, ताकि आप लोगों को ये याद रहे चीजें कि हाउ वी आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास, अनस क्वेश्चन रीड कर दो जरा बेटा। Projectile of mass 0.8 is at a height of 30 meter above horizontal ground and traveling at a speed of 50 meters per second. Short time later,
It is at a height of 35 meters above the horizontal ground and working at a speed of 5 meters per second. How much work is done against the electric district? ओके सो अब आपके पास वो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 0.25 इज एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर्स। ठीक है, तो एक बॉल है, शुरू में कितनी हाइट पे है 30 मीटर, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। अ शॉर्ट टाइम लेटर इट इज एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर। कुछ देर बाद ये ऊपर हो गया, इधर चला गया, और इसकी हाइट कितनी है अब 35 मीटर, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग ये स्टार्ट है और ये एंड है। स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं पोजीशन ए कह देता हूं स्टार्टिंग को, और एंड वाले पॉइंट को बी कह देता हूं। तो मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लेट्स से जो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव होता है ना, वो हमेशा एंड वाले की एनर्जीज में ऐड होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब मैं ए पे उसकी निकालता हूं हाफ, एम है 0.25 और इसकी स्पीड कितनी है ए पे 15 का स्क्वायर, प्लस mgh लगाना है, मास इसका 0.25, जी की वैल्यू 9.81 और ए पे उसकी हाइट कितनी है 30, किसके इक्वल होगा। अच्छा, इस पूरे को सॉल्व करके मुझे बता दो कि क्या आता है वैल्यू। You can directly put everything on the calculator. Of m v square plus m g h plus work done by the resistive force। ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है 101.7। अब इस पूरे को भी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आ रही है वैल्यू। 0.25 है, मास इसका 0.25 था ना, फॉर्मूलाज में से वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट की है। एटी 8.96, ये उधर जाके इससे माइनस कर दो और मुझे बता दो कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स कितनी है 12.7। तो अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करूं तो आंसर बनता है 13 जा। ये समझ आ गई है, ये वाला भी नोट कर लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के मैकेनिक्स में भी ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, वो जिसमें फ्रिक्शन वगैरह के लिए अगर निकालना होता है ना, तो ये एनर्जी कन्वर्जन यू लगती है। तो अगर इसको लिख लो आप लोग, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो वर्क डन बाय पहले ही ओवर 30 मिनट नहीं, बॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ 30 मीटर की हाइट का नॉट 15 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, हाइट इसकी 35 है, स्पीड इसकी 5 है। इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है तैमूर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²
जीपी का फॉर्मूला एमजीएच। एग्जाम में ये दो फॉर्मूलाज अगर P2 में आते हैं, ये लाजमी लिखना है, इनके फॉर्मूला पॉइंट्स होते हैं। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नंबर 2 kx स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू ax ओवर d, वो भी। अच्छा मैं इस पॉइंट में मैंने काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इक्वल टू kinetic energy and gravitational potential at this point plus work done जो रेजिस्टेंस बदला होता है वो हमेशा उसके एंड वाले पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूला में, कैलकुलेटर में आपने पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, सिंपलीफाई किया एंड यू जस्ट सॉल्व द होल थिंग एंड यू विल गेट दी फाइनल आंसर। समझ आ गई? ये लिख लो प्लीज, हरी आप। ये मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग ये दोनों लिख लो, ये न्यूमेरिकल्स जो है इनकी वर्किंग लिख लो। ये भी अनस लिख के छोड़ दो, बाद में कोई भी नहीं देखता। ये मॉक का है, इसलिए बस शेयर कर दूंगा, ये मॉक का पेपर है, ये मॉक का कीवर्ड है। हाँ जी, सो देखो मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप में बार बार कहता हूं, अगर यहां से क्लियर होते हैं ये P2 को सपोर्ट करेगा, P2 वाले कॉन्सेप्ट P1 में क्लियर होते हैं, ठीक है। अब ये दो तीन, ये 3 मार्क का है अगर ये P2 में अगर आए तो, ठीक है। इसी तरह ये है, ये भी 2 या 3 मार्क का P2 में पार्ट हो, लिख लो तबूर लिख लो। हाँ जी, सॉरी भी लिख रहे हो ना। हाँ, फिर आप लोग देखते हो जहां पे कोई सिचुएशन होती है ना, वहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ ताकि उससे आपको पता लग जाता है कि अच्छा हो क्या रहा है या मैंने यूज क्या करना है इधर, ठीक है। और जहां पे वर्क डन की बात होगी, मतलब इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों को क्लियर है बेटा, रायान जैन और वली? यस सर। ओके परफेक्ट। ऊपर वाला लिख लिया, ये पावर वाला हो गया सबका, ठीक है, नीचे कर दो। स्प्रिंग करें अगला। A spring has an unstretched length of 4.5 centimeters. शमाजी रीड करो जरा। Spring has a stretched length of 4.5 centimeters. The spring is fixed at one end and a force of 35 Newton is applied to the other end so that the spring extends. The spring obeys Hooke's law and has a spring constant of 420 Newton meter. What is the strain of the extended spring? ओके, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इज extension over length, extension per unit length, so extension over length, ठीक है। x over l लिखते हैं ना हम वैसे। अच्छा, उसने उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ तो बता दी थी, एक्सटेंशन हमें नहीं अभी पता, तो हम निकाल लेते हैं। अगर तो ये हुक्स लॉ obey करता है तो हुक्स लॉ के लिए फॉर्मूला था ना F इज इक्वल टू के एक्स, तो x किसके इक्वल होगा? F ओवर के। फोर्स कितनी लगी है? 35। स्प्रिंग कांस्टेंट k कितना है? 420। तो 35 ओवर 420 करेंगे तो यहां से एक्सटेंशन आ जाएगी
इन मीटर्स, ठीक है। और कितनी आती है वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। बाकी लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, मीट 0.083। यस, देखो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है ना, के का, तो इसीलिए के की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास मीटर में आएगी। अब जो स्प्रिंग की लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो डिवाइडेड बाय 100, तो वी विल गेट 0.045 मीटर, ठीक है। 0.045 मीटर, तो इसको डिवाइड करो 0. सॉरी, कितना आ रहा है, 1.84, सो 1.84, सो ये आपके पास आंसर सी है। समझ आ गई, ये क्लियर है, ठीक है। सो फॉर्मूलाज को देखो गौर से कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। इज इट क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे प्लीज पूछ लो आप लोग अभी। करें अगला? ओके, क्वेश्चन नंबर 19। A wire is fixed at one end and extended by a force that is applied to the other end. The force is slowly increased from 0 and then slowly decreased back to 0. The force extension graph for the wire is shown. ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ कि जब आपने फोर्स एक्सर्ट की है और जब फोर्स रिमूव की है, फोर्स रिमूव करने के बाद क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप वापस अचीव की है उसने या नहीं की? की है या नहीं की? की है। देखो, मैंने आप लोगों को जो फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ बताया था ना, याद है? वो ये था, लोडेड अनलोडेड फोर्स एक्सटेंशन, मतलब जब फोर्स हटा देते हो तब भी वायर में एक एक्सटेंशन या एक्सटेंडेड लेंथ रहती है। तो इस ग्राफ में अगर फोर्स ये यूं लगी थी तो ये वापस अपनी उसी जगह पे आया है, कि मतलब जब फोर्स जीरो हुई है तो एक्सटेंशन ऑल्सो बिकम्स जीरो। दैट मीन्स इट ओबेज द हुक्स लॉ एंड दिस इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये होती है कि अगर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है, इफ इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। सो व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये है कि व्हेन फोर्स ऑब्जेक्ट regains its original shape once force is removed. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? ये प्लास्टिक है और ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन का ग्राफ है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें ये बताती है क्या? both elastic, which statement describes the deformation of the wire? अच्छा, इलास्टिक बोथ वो ये है कि शुरू में तो इट ओबेज द हुक्स लॉ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। फिर जैसे ये पॉइंट है उसके बाद एकदम से जब आप इससे ज्यादा फोर्स करोगे तो फिर इट फॉलोज बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक, ठीक है। और अगर वो शुरू से ही कर्व्ड बिहेवियर है तो फिर वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है जैसे ये बॉटल है, ठीक है ना, अगर मैं इसको दबाता हूं और ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है, किसी को तो नहीं,
हाँ अच्छा, तो अगर तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आए ना, तो दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये सेंटर है, मैं इसको दबाता हूं, तो ये सेंटर वाला अपने वापस जगह पे आ जाता है, तो दिस इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ आ गई? प्लास्टिक दोनों स्टार्ट से सीधा ऊपर जाना होता है जैसे देखो इलास्टिक, देखो तेरे को पूछने के लिए मैं बताने लगा, अगर शुरू में स्ट्रेट लाइन जाता है, इसका मतलब है फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास अच्छा थोड़ा सा कर्व की इजाजत होती है। ये यहां तक जो है ना, क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। जो इसकी इलास्टिक लिमिट नहीं होती है, जहां तक इलास्टिक लिमिट वाला जो पॉइंट था, या जो, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक अगर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इस रीजन के अंदर अंदर रहते रहते लेट्स से मैक्सिमम जो ये फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन है, तो अगर मैं 200 न्यूटन तक फोर्स लगाता हूं और उसको छोड़ देता हूं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाएगा। ठीक है, इससे बियॉन्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। हाँ यस, वापस नहीं जाएगी। वो वापस नहीं अब जाएगा। तो अगर एट ए टाइम इलास्टिक और क्या कहते हैं प्लास्टिक दोनों ही हो जाते हैं, तो वो अपनी जगह पे वापस नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, प्लास्टिक में तो वापस जाता है। ऑब्जेक्ट डज नॉट, हाँ इसमें तो जा रहा है ना, तो इसीलिए ये इलास्टिक है। प्लास्टिक में तो जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ कि प्लास्टिक नहीं, मगर जब फोर्स ये जीरो हुई है, तो इधर स्टिल उसकी एक्सटेंशन है, मतलब अब उसकी ओरिजिनल लेंथ नहीं रही, वापस जा रहा है मगर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जा रहा। डज नॉट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। यस, नॉट रीगेन्स, ये समझ आई? हाँ जी, ये लिख लो। इस तरह करते करते हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी जो है ना, वो देखो रिवाइज होते जाएंगे। सॉरी, बस वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए आप लोगों को। जब आप लोगों की सफिशिएंट हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह यू बी एबल टू। पेपर में टेस्ट नहीं और क्या फॉर्म जस्ट फॉर्मूला ऐसा लोग स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन याद रखो, ताकि उसको डिराइव करना याद आ जाए। ये लिख लो जल्दी से। सर अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो जाए तब वो रीच करे। तभी इलास्टिक लिमिट है। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये इलास्टिक लिमिट होती है, और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कि जहां तक स्ट्रेट लाइन है। सर प्लास्टिक लिमिट के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थोड़ा सा मतलब गुंजाइश होती है। ठीक है, बहुत थोड़ी सी होती है मगर। ठीक है, जो एक चीज हमारा प्रैक्टिकल होगा उसमें ज्यादा चांसेस सर्किट्स के हैं। P3 में कल जो वो आप लोग थर्सडे वाली जो लैब करोगे। सर लैब बंद हाँ लैब बंद नहीं की है। नहीं, अभी उन्होंने इस वीक में करवाना था, इस वीक के बाद बंद होगा। ये हो गया, समझ आ गया। सुबह आप लोग 9 बजे आके पहले प्रैक्टिकल्स करो ना, अपने 9 से 10:30 का टाइम है आप लोगों के पास। सर तो अभी वो कह रहा था कि कुछ मतलब प्रैक्टिकल कुछ रिलेटेड है इसके से। हाँ, तो फिर वो तो हमने ये वीक कल है जो प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, वो बड़े जरूरी है, तो प्लीज प्रैक्टिकल्स डोंट मिस इट। नहीं तो फिर उसका जो प्रैक्टिकल होना चाहिए इसका तो प्रैक्टिकल
वो वाला वो इतना मुश्किल प्रैक्टिस इलेक्ट्रिसिटी वाला कह रहे हो? वो कब करोगे? एक दिन में तो आएगा। जरूरत नहीं है। अच्छा अगला करो। वो नहीं आना आप कैसे पता नहीं बता दूं क्या इनफ प्रोग्रेसिव। अच्छा यूसुफ ये पढ़िए जरा। अच्छा अहमद ये वाला लास्ट हम एमसीक्यू अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के जो 20 हैं we'll discuss them tomorrow इंशाल्लाह। ठीक है क्या कर लो, मैं फ्लो में करवा तो रहा हूँ इस वजह से। इन अ प्रोग्रेसिव वाटर वेव two particles P and Q on the surface of the water are a fixed horizontal distance apart. P and Q oscillate vertically at t0 the wave is as shown, ठीक है, which graph best represents the variation with t of the phase difference phi between the oscillation of water particle P and the oscillation of the water particle Q। जब ये P यहां पे आएगा तो ये Q इधर चला जाएगा, जब ये P इधर आएगा तो Q इधर चला जाएगा, ऐसे ही है। और जब P इधर आएगा तो Q इधर आ जाएगा। हर दफा P और Q में जो गैप है वो क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब है इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो भी थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, बाकी सब में वो इस तरह शो कर रहा है कि उसका फेज डिफरेंस P और Q पॉइंट्स के दरमियान चेंज होगा या वेरी होगा, which will not occur. So this is why the correct answer is D. I hope it's clear. So these are the first 20 MCQs from the mock paper. We will complete the remaining 20 MCQs tomorrow, inshallah, in the next lesson.